इसका इतिहास जो है अभिनय का वो काफ़ी पुराना है, करीब 2500 साल पुराना है अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो वो पीरियड ऐसा था जब भारत में ही वैदिक कल्चर अपने चरम पे था और करप्शन शुरू हो गया था। जैसे अभी हम लोग आज के कल्चर में थोड़ी सी डिकेडेंस देख रहे हैं ना। डिकेडेंस का मतलब है धीरे धीरे चीज़ों का करप्ट हो जाना, ख़ासकर जब ऊपर की क्लास यानी अपर क्लास करप्ट हो जाती है, रिश्ते नाते जो है थोड़े बेमानी हो जाते हैं, जीवन सिर्फ रुपए पैसे के इर्द गिर्द घूमता है और मूल्यों का हनन होना शुरू होता है। दैट इज़ बेसिकली करप्शन। तो नाट्यशास्त्र का उद्भव तब हुआ है। ये जो नाट्यशास्त्र शुरू किया उस वक्त भारत में, उसका एम धर्म ही था। उसका एम धर्म और नोबल सेंटिमेंट को जगाना था विद द हेल्प ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में अभिनय भी है, नृत्य भी है, काव्य भी है, पेंटिंग्स भी है, मूर्तिकला भी है, शिल्पकला भी है। और सबसे बड़ी बात, वैदिक टाइम्स में जो स्त्री और शूद्र जाति को समाज का एक अवहेलित वर्ग यानी उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रखा गया था, उनको भी इसमें शामिल करने का एक रास्ता बनाया। तो इट वॉज वेरी रेवोल्यूशनरी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि विमेन एंड द लोएस्ट क्लास, द अनप्रिविलेज्ड क्लास, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक बात जो अभी के विषय से अलग है वो है टेक्स्ट कैसा था। टेक्स्ट उन्होंने माइथोलॉजी रिलेटेड ही चुना था, जिसमें जो कथानक था वो धर्म और आध्यात्मिक विचारों से भरा था। लेकिन अब मुख्य बात हमारी ये है कि अभिनेता का काम क्या है, अभिनेता का कार्य क्या है, और आप जिस काम को अभी ले रहे हो, करना चाहते हो, हालांकि सबकी अपनी अपनी वजहें हैं। ज़्यादातर वजहें तो वर्तमान समाज में पैसा कमाना और यश और नाम कमाना है, लेकिन जाने अनजाने आपने ऐसा काम चुना है जो दैवी काम। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन काम कर रहे हो और डिविनिटी की तरफ ले जाने वाले काम में आपने हाथ डाला है। आपने छोटे मोटे काम में हाथ नहीं डाला है। ये एक मानस आध्यात्मिक कार्य है। इट इज़ अ साइको स्पिरिचुअल वर्क। दिस इज व्हाट द बडिंग एक्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड, दैट दे आर नॉट डूइंग एन ऑर्डिनरी वर्क। इसीलिए समय लगता है इस कला में थोड़ा भी महारत हासिल करने की। ब्रीफ में ये शेयर करना चाहूँगा कि कैसे ये साइको स्पिरिचुअल है। तो उससे पहले एक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा यानी ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटी है वो 4 श्रेणियों में डिवाइडेड है। एक है फिजिकल, जो हमारा शरीर है, लेकिन प्योर फिजिकल कुछ भी नहीं होता। आज का साइंस बता चुका है कि शरीर के साथ थोड़ा सा मन शामिल है। तो शरीर हावी है, मन थोड़ा सा है, तो इट इज़ फिजिको साइकिक, ऐसा हम बोलेंगे एक एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है साइको फिजिकल, जिसमें साइकिक ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है और बॉडी थोड़ा सा है इन्वॉल्व। जैसे आप लिखने का काम करते हैं तो दिमाग ज़्यादा चल रहा है, शरीर कम चल रहा है, दिमाग चल रहा है। फिर साइको स्पिरिचुअल है। साइको स्पिरिचुअल है जब हमारा मन उस चेतना की तरफ चलना शुरू करता है जिसको सोर्स ऑफ द क्रिएशन या सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स कहा जाता है। चैतन्य सत्ता बोले, सुप्रीम बीइंग बोले, सुप्रीम फादर बोले, और वो आपके अंदर ही है, वो आपके भीतर ही है। उसकी तरफ की जो गति है, सूक्ष्म से सूक्ष्म गति, वो आपकी साइको स्पिरिचुअल मूवमेंट है। और जो फाइनल स्टेज है आपका वो है स्पिरिचुअल स्टांस, या उस मूवमेंट के बाद लक्ष्य में पहुंच जाना, जिसको बहुत से लोग लिबरेशन कहते हैं, इमॉर्टैलिटी कहते हैं, या मुक्ति मोक्ष जैसा नाम भी यूज़ किया जाता है, फना जैसा शब्द भी यूज़ किया जाता है। वो अंतिम अवस्था है। तो अब अभिनेता कैसे साइको स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर का किया जाता है। हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर बाय एंड लार्ज कैसे बना है और कैसे फंक्शन करता है, थोड़ा सा इसको हम दर्शन की दृष्टि से देखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, ये हमारे बॉडी का एक्सटर्नल अपैरेटस है। ये समझ में आ रहा है? Yes. 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? आँख से हम देखते हैं, एक ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय इसलिए बिकॉज इससे हमें
एक परसेप्शन का सेंस मिलता है। परसेप्शन क्या हुआ? साइट, देखते हैं, आंख बंद करो तो नहीं दिखता, आंख खोलो कैसे दिखता है? तो हमें इस बॉडी को स्टडी करना पड़ता है एज ए मशीन, ठीक है। ये आंख का काम हुआ। कान इंद्रियां हैं, वो सुनती है, नाक स्मेल करती है, ज़बान टेस्ट करती है, और हाथ से हम स्पर्श महसूस करते हैं। उसी तरह हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय में हाथ भी शामिल है, हम पकड़ते हैं, उठाते हैं, पैरों से हम चलते हैं, ये एक इंद्रिय कर्मेंद्रिय है ना। फिर ज़बान यहाँ पे डबल काम है उसका, हम बोलते हैं, यानी वाक इंद्रिय है। स्पीच जो है वो ज़बान की हेल्प से ही होता है, ज़बान नहीं है तो स्पीच नहीं है। फिर ऊपस्थ और पायु यानी रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमारा, ये भी एक्शन के काम करते हैं। तो ये 10 इंद्रियों से हमारा शरीर, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम करता है। फिर इससे जो सटल एंटिटी है वो है मन, माइंड। माइंड मोटा मोटी कई चेम्बर्स में डिवाइडेड है। उसमें पहला चित्त कहते हैं उसको, फिर अहम कहते हैं, फिर महत कहते हैं। आप मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो खुली आंख से अब हम जो हेलो हाय या इधर उधर की बातचीत करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं और तरह तरह की बातें सोचते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और फिर जब हम बहुत अकेले होते हैं, कई बार निद्रा में स्वप्न आते हैं, या अकेले में भी कई बार हम थोड़ा डीप चले जाते हैं, तो उसमें अच्छे बुरे बहुत तरह के इमेजिनेटिव विचार आते हैं, जिसमें वही कभी हत्या का भाव है तो कभी प्रेम का भाव है। सुंदर लड़की देखी तो सीधा शादी और बच्चे तक पहुंच जाते हैं, इमेजिनेशन आपकी वहाँ दौड़ जाती है ना। एक मीटिंग हो गई तो सीधे आपको करोड़ों रुपए के सपने दिखते हैं कि ये फिल्म और ये पैसा और ये घर, ये हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस वर्ल्ड है। फिर ये कलेक्टिव जगत में भी है। तो मन कई लेयर में काम करता है, मन की कई चेम्बर्स हैं। फिलॉसफी में इसको सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो मन का एक भाग है जो कल्पना करता है। अगर आप ठीक से अपने मन को स्टडी करें तो जब आप घर से निकले थे उससे पहले आपने सोचा था कि मुझे यहाँ आना है, मुझे यहाँ पे आना, तो आपने कल्पना किया, इमेजिन किया कैसे कि मैं यहाँ से ट्रेन लूँगा या बस लूँगा या पैदल जाऊँगा या ऑटो लूँगा। तो एक विजुअल क्रिएट हुआ। तो मन का जो भाग विजुअलाइज करता है उसको चित्त बोलते हैं, या हम उसको बोलेंगे डूअर आई। माइंड हैज़ ऑलरेडी डन, माइंड ने काम कर लिया। देखिए अभी आप 8 बजे यहाँ से क्या करेंगे अभी ख्याल नहीं आएगा, लेकिन बीच बीच में ख्याल आएगा कि 8 बजे के बाद मुझे क्या करना है। तो वो एक इमेजिनेशन फंक्शन करनी शुरू हो जाती है। उसके बाद मन का दूसरा भाग है जो करता है, द डूअर आई, अहम। अहम से ही सारे काम होते हैं। हम जो अभी कर रहे हैं, या मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप अभी लाइनें बोलेंगे, आपने अभी इतना एक्सरसाइज किया, या जब आप एक्चुअली रिक्शे में चल रहे थे वो अहम से चल रहे थे। फिर उसके बाद एक और मन का हिस्सा है जो महत है, वो मन को देख रहा होता है, मन की सारी एक्टिविटी के बारे में उसको थोड़ा सा वो डिस्टेंस में रहता है, उसको पता है मन ने ये किया। अदरवाइज़ कौन आपको बताता है कि कल आपने क्या खाया था, कौन आपको बताता है कि कल आपने क्या किया था। तो मन का एक हिस्सा थोड़ा डिटैच रहता है, उसको टेक्निकल भाषा में महत कहते हैं। और इन तीनों के पीछे एक और सटल एंटिटी है जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं या विटनेसिंग एंटिटी कहते हैं, जो जानता है कि आप हैं और आपको पता है कि आप हैं। देखिए यहाँ ये कमरा है, इसको नहीं पता कि ये है। इतना बड़ा सूरज है बाहर चमक रहा है, उसको नहीं पता कि वो है। चांद को नहीं पता कि वो है। बिल्ली जानवर इनको नहीं पता, हमको पता है कि हम हैं। हम हैं हमको इसलिए पता है बिकॉज हमारा अवेयरनेस या हमारी चैतन्य सत्ता या विटनेसिंग एंटिटी इवॉल्व है। इसी वजह से वी नो दैट वी एग्जिस्ट। तो ये नोअर आई कहलाता है। द आई, कैपिटल आई जो है, जो जानता है कि आप हैं। इसी नोअर आई से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाना इज़ द स्पिरिचुअल मूवमेंट, इज़ द स्पिरिचुअल मार्च। इसको जानना ही एक्चुअली मनुष्य जाति का एक प्रकार से धर्म है या फ़र्ज है। और इसकी कई विधाएं हैं, कई प्रोसीजर्स हैं, एंड आर्ट इज़ वन ऑफ द वेज। वन वे इज़ योग एंड धर्म एंड मेडिटेशन एंड ऑल, एंड वन वे इज़ आर्ट, ऑल आर्ट्स, ऑल फाइन आर्ट्स। म्यूज़िक बहुत करीब है, म्यूज़िक उस चैतन्य सत्ता की बहुत जल्दी करीब जा सकता है अगर वो क्लासिकल लेवल पे है तो। उसी तरह क्लासिकल डांस में भी वो खूबी है कि वो उस डांसर को उस वक्त के लिए ले जा सकता है। उसी तरह एक्टिंग में भी ये खूबी है कि जब आप उस तरह से एक्ट करें
इस प्रोसीजर से चलें कि इंद्रियों को एकाग्र करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, वो जिस पे आप काम कर रहा है एक्टर, वो टेक्स्ट पे, उसमें पूरी तन्मयता से, कंसंट्रेशन के साथ जब वो रिक्वायर्ड एलिमेंट को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उस नोवर आई को बीच बीच में टच कर सकता है। ये असल में अभिनय कार्य का धर्म है, ये फ़र्ज़ है। तो ये कैसे करना है? अब जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं किसी सीन पर, किसी कैरेक्टर पे, कोई मोनोलॉग मिलता है और या कोई पूरा प्ले मिलता है या कोई पूरा टीवी शो मिलता है, फिल्म मिलता है, यही सब मिलेगा। एक्टर का काम क्या है? फाइनली लिखे हुए दूसरे के काम पे अपना क्रिएटिव काम करना। तो अब जब आप काम करें, आप ये देखिए कि आपकी इंद्रियां एकाग्र हैं। ये जो एक्सरसाइजेज होती है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि वो जो मन है 1000 दिशा में भटकता है, उसको एक जगह ले आना है। एक जगह कैसे ले आना है? ये सारी इंद्रियां एक जगह आनी चाहिए। अब जब आप पठन पाठन करेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो आँख देखती है, कान सुनते हैं, पहले तो वाक इंद्रिय बोलती है, फिर कान सुनते हैं, आप स्मेल भी कर सकते हैं पेपर को, और इससे पहले तो आप एक बेसिक लेवल पे एक कंसंट्रेशन अचीव करते हैं। फिर जो माइंड है, माइंड उस स्क्रिप्ट में या उस मोनोलॉग या स्पीच में रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर थॉट्स एंड पर्टिकुलर इमोशन, उसको उसी डायरेक्शन में ले जाना है। सो यू आर गाइडिंग योर माइंड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, एंड धीरे धीरे यू आर बिकमिंग अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कैप्सूल। The more concentrated you become, the more you are marching towards your inner self. That is the beauty. And one fine moment comes when the text and you, they become one. That is the beauty. That oneness is the aim. 100% नहीं होता है ये, लेकिन एक व्यक्ति, एक एलिमेंट आपके अंदर रहता है जो आपको देख रहा होता है, वही साक्षी भाव आपको देख रहा होता है कि आपने कैसे परफॉर्म किया, आपने कैसे इमोट किया, वो सब जान रहा होता है। लेकिन फिर भी आप जितना अधिक से अधिक उसमें मर्ज हो जाए, दैट इज़ द एम। और उससे जो रिजल्ट मिलता है उसी को रस कहा गया है। तो ये कला से मिलने वाला रस नवरस के अंदर आता है, और इसको नंदन विज्ञान का नाम दिया गया था पुराने लोगों ने। इससे और डेवलप्ड जो रस है, वो डायरेक्ट जब ईश्वर से संबंध बनता है या उस चैतन्य सत्ता से संबंध बनता है, तब उसको मोहन विज्ञान कहा गया है। लेकिन शुरू में यही रस पहले लाने का प्रयास या इसको सीखना पड़ता है। म्यूज़िक से करो, डांस से करो, या अभिनय से करो, काव्य से करो, लेखन से करो, कैसे भी करो। आपने चुना है अभिनय का मार्ग, तो आपने बहुत बड़ा मार्ग चुना है। अनजाने में हो सकता है चुना हो, आपको नहीं पता है कि क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं पता होती कि हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप आए हैं, एक्सीडेंटली आए हैं या कॉन्शियसली आए हैं, तो आप एक बड़े मिशन के साथ आए हैं। तो ये बड़ा मकसद जो है दिमाग में हमेशा रखें, और इसको एक टारगेट मान के, इसको अपना एक बड़ा लक्ष्य मान के, इस पर अपने सारे क्राफ्ट को पॉलिश करते हुए धीरे धीरे ग्रो करते हुए चलें। तो उसमें एक दो बातें और ऐड करना चाहूँगा। जितना करेंगे उतना ही पॉलिश होंगे। ये करने की विद्या है, और करने से ही होता है। जितना आप करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, और अभ्यास की तैयारी, जैसे आप लोग यहाँ पे मोनोलॉग्स कर रहे हैं, तो उसकी जो तैयारी है, वो जो प्रोसेस है, दैट इज़ एक्चुअली द टास्क, दैट इज़ द रियल वर्क। वही करना है आपको। जो ये हठात आप सारी इंद्रियों को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, वो होता नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो धीरे धीरे ही होता है। मन का जो नेचुरल स्वभाव है वो है भटकना। मन का मतलब ही भटकाव। मन टिकता नहीं एक जगह। मन के बारे में ऐसा कहा है स्क्रिप्चर्स में कि मन उस बंदर के जैसा है जिसने शराब पी ली और बिच्छू ने उसे डंक मार दी। तो कैसा होगा मन? मन कभी नहीं टिकता एक जगह, इधर इधर उधर उधर ऐसे फुदकता रहता। तो ये फुदकते हुए शराबी बंदर और स्कॉर्पियन से डसे, वो बाइट किया हुआ जो बंदर है, उसको आपको टेम करना है। एंड यू हैव ए, आपके पास एक सिस्टम है विच इज़ स्क्रिप्ट, द टेक्स्ट एंड द इमोशन दैट इज़ क्रिएटेड बाय दैट टेक्स्ट। सो इट इज़ ए वंडरफुल टास्क। आपके पास एक मिशन है। होता ये है कि हम जल्दी जल्दी में कुछ हासिल कर लेते हैं और उससे फिर खुश होते हैं, और फिर स्वयं से खुश होते रहते हैं। असल में स्वयं से खुश होना भी उस रस की वजह से ही होता है।
आप जो खुद से भी खुश होते हैं ना, अभिनेता क्यों अपने आप से ही खुश रहता है, उसको नार्सिसिज्म भी कहते हैं, बट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसको लगता है कि मैं वो दिव्य जगत के नज़दीक पहुंच रहा हूँ। वो शब्दों में बोल नहीं सकता है, उसको शायद पता भी नहीं होगा कि वो उस डिवाइन के नज़दीक जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है। इसकी वजह से उसका मन थोड़ा उठा हुआ है, और वह दूसरे प्रोफेशन से अपने आप को अलग इसलिए भी समझता है क्योंकि वो ऑर्डिनरी वर्क से अपने आप को अलग रख के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, थोड़े वक्त के लिए सही। इसलिए ये रस क्रिएट करने का अभ्यास डेली होना चाहिए। रस रोज़ क्रिएट हो ये बड़ा मुश्किल है, अगर हो तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन रोज़ होनी चाहिए। तो ये बात दिमाग में रखें जो मैंने कहा, और हमेशा अपने आप को इंस्पायर्ड लेवल पे रखें कि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं और एक बड़े मिशन के लिए आए हैं, और उसके लिए अपने आप को आपने झोंक दिया। ये एक साधना ही है, ये तपस्या ही है। कुछ लोग जो एक आश्रम में जाके अपना जीवन दे देते हैं, ये भी वैसा ही है। एक पुरानी कहावत है जो मेरा फेवरेट ईडियम है, उससे अपनी बात ख़त्म करता हूँ, आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं फिर। आर्स लॉन्गा वाइटा ब्रेवी, ये एक प्रोवर्ब है लैटिन। आर्स मीन्स आर्ट, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड वाइटा ब्रेवी, लाइफ इज़ शॉर्ट। जीवन बहुत थोड़ा है, 80 साल 90 साल का जीवन भी छोटा है, और कला जो है बहुत लंबी है। सो अनलेस एंड अनटिल यू डेडिकेट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट ऑफ एक्टिंग, you can never be inspired. If you believe in shortcuts, if you believe in some immediate kind of success or immediate kind of something, whatever you want to achieve, you will be unhappy. But if you think that this whole life I have given it to the cause of becoming a better and better artist, an evolved artist who is moving towards the divinity, you will always be inspired. That should be the goal. And that is how all those artists who have lived with their art for a long time, that is how they have lived. Otherwise, the ups and downs of life, they are so monstrous that any one fine day you will leave it and you will become something else. So usme you have to first love it. You have to be in love with it. And then for the sake of money, if you have to do something else, you can do that for some time. But keep loving this, keep loving this, keep loving this, और थोड़ा थोड़ा इसमें खाद पानी देते रहो, और one fine day this will blossom into a big tree and you'll be surprised.